नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सोनम के कितने राजदार। पुलिस ढूंढ रही है किरदार। ये घटनाक्रम तय मानिए कि सोनम रघुवंशी ने जिस तरह अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का एक पूरा कॉन्स्पिरेसी का षड्यंत्र रचा। हालांकि सारी चीज़ें भी अदालत के दरवाजे तक पहुंचेंगी और प्रूव होंगी, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें सोनम की भूमिका एक इंस्ट्रूमेंटल और सबसे ज़्यादा एक्टिव भूमिका रही है। लेकिन ये कहानी बहुत उलझी हुई है और इसका 8वां किरदार जिसकी गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है, बताया ये भी जा रहा है कि वो इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण किरदार भी साबित हो सकता है। तमाम चीज़ें हैं और ये मसला समाज, शादी, प्रेम, षड्यंत्र या और कुछ भी जिसे अभी हम नहीं जानते हैं, न जाने क्या क्या उजागर करेगा। इसी पर आज हम डिबेट में शामिल होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर डिबेट की। शिलांग में इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या शुरुआत में महज एक लव ट्रायंगल जैसा मामला लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पर्दा उठता गया। कई चेहरे और किरदार सामने आए, वो भी नए सवालों के साथ। अब तक 8 किरदार सामने आ चुके हैं, लेकिन असली वजह और असली साजिशकर्ता कौन है, ये रहस्य अब भी बरकरार है। इसी कड़ी में सोमवार को ग्वालियर से लोकेंद्र तोमर को हिरासत में लिया गया। शिलांग पुलिस की स्पेशल टीम इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद से केस में नए नए सुराग जुटा रही है। हरे कृष्णा विहार कॉलोनी के खाली प्लाट में जला दिया गया था सोनम का वही बैग जिसमें राजा की हत्या से जुड़े कई अहम सुराग हो सकते थे। पुलिस को शक है कि सिम, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और शायद कुछ और भी इसी बैग के साथ जलाया गया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि केस की जांच में कई परतें बाकी हैं। उनका आरोप है कि ड्राइवर के बयान संदिग्ध हैं और सोनम राज के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर परिवार हाईकोर्ट जाने वाला है। क्या मांगे हैं आपके नार्को टेस्ट जांच? देखिए, नारकोटिक की जांच हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मोटिव मालूम पड़ा नहीं है, तो सोनम ने राजा को मारा क्यों था, बस। इस केस का एक और रहस्यमयी पहलू है सोनम की कथित महिला साथी, जिसका जिक्र है, लेकिन अब तक पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। वहीं गाजीपुर में क्या हुआ, ये धुंधलका भी अब तक नहीं छटा है। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 8वां नाम लोकेंद्र तोमर का है, जिसे ग्वालियर में हिरासत में लिया गया। माना जा रहा है कि एफएसएल जांच में कई राज खुल सकते हैं। यही वजह है कि शिलांग पुलिस इसे सिर्फ हत्या नहीं, अपनी साख का मामला भी बना चुकी है। इस केस की परतें जितनी खुल रही हैं, उतना ही रहस्य और गहरा होता जा रहा है। सवाल अब भी बाकी है, मास्टरमाइंड कौन है? क्या सोनम ही पूरी साजिश की धुरी है या कोई और है जो अभी पर्दे के पीछे है? एफएसएल रिपोर्ट के पहले और नार्को टेस्ट की मांग के बीच शिलांग पुलिस सोनम कांड की और कौन सी फाइल खोलेगी, इसी पर राजा हत्याकांड के सुलझने का पूरा दारोमदार होगा। तो आपने देखी रिपोर्ट और कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब अब मिलने की कगार पर हैं या दहलीज पर हम खड़े हुए हैं। हमारे सवाल देख लीजिए पहले, क्या सोनम ही मास्टरमाइंड है या कोई और है? क्या ये लोकेंद्र तोमर है? ये सारे किरदार जो अभी तक पर्दे के पीछे छिपे हैं, ये सामने आएंगे जल्दी ही अपनी हकीकत के साथ। सोनम की कथित महिला साथी कौन है और उसका इस साजिश में क्या कोई रोल है? और तीसरा सवाल, क्या एफएसएल जांच और नार्को टेस्ट से इस केस को नई रोशनी मिलेगी? हालांकि सारी चीज़ें न्यायालय की अनुमति के बिना संभव नहीं है, लेकिन तरह तरह की बातें हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, कयास हैं, अटकलें हैं। चलिए हम मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं रवि अतरौलिया जी, रिटायर्ड डीएसपी हैं और एक विवेचक के तौर पर उनकी बड़ी ख्याति है, वो हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ हैं पीयूष पारे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इंदौर से, और साथ ही उमेश पाराशर जुड़ेंगे हमारे साथ, जो
ग्वालियर के हमारे ब्यूरो हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और एक और मेहमान जो हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग, वो भी थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले पीयूष, मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर आगे बढ़ूंगा। ये नया किरदार जो सामने आया है, इस नए किरदार पर निगाहें टिकी हैं, फिर मैं ग्वालियर भी चलूंगा। और क्या ये लोकेंद्र तोमर ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकता है? और जिस तरह इस मामले में बढ़ती चली जा रही है आरोपियों की संख्या और जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इसकी साजिश या तो कुछ अलग तरीके से, या उसका ऑब्जेक्टिव या उसका उद्देश्य कुछ अलग था। शिलोंग पुलिस भी यही कह रही है कि हम लगभग उसे सुलझाने की कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ये प्रेम त्रिकोण जैसा कोई मामला नहीं है, लव ट्रायंगल जैसा विषय नहीं है। इसके पीछे कुछ और भी रहस्य हैं जो सामने आएंगे तो शायद हम सभी को चौंका देंगे। जी पीयूष। देखिए तो समझिए, अगर बात करें तो पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री, पूरे मूल क्राइम की हम लोग बात करें तो इसकी साजिश मुझे लगता है कि किसी बहुत ही अच्छी वेब सीरीज को देखकर प्लान की गई होगी। क्योंकि जब भी आप ये सोचते हैं कि ये मास्टरमाइंड है, क्या राज मास्टरमाइंड है, सोनम मास्टरमाइंड है, इस वक्त और उसके ठीक बाद में एक नया किरदार आ जाता है। अब जो किरदार यहाँ पर सामने आया है लोकेंद्र तोमर, अब ये कहा जा रहा है कि वो कहीं इस पूरे केस की महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। और हो भी सकता है क्योंकि अगर पैसों का ही सिर्फ लालच होता तो पैसे लेकर फरार हो जाता या फिर तमाम चीजें हो जाती, लेकिन इसके साथ में साक्ष्य भी छुपाए गए। बैग जलाया गया जिस बैग में महत्वपूर्ण मोबाइल रखे थे, इस बात की आशंका है। इसके अलावा गहने रखे हुए थे और कुछ ऐसे दस्तावेज भी थे जो इस केस से जुड़ी हुई कड़ियों को सुलझा सकते थे। फिलहाल अब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से शिलोंग पुलिस जिस तरीके से कर रही है उससे बिल्कुल ये साफ है कि लव ट्रायंगल नहीं है, ये पूरी तरीके से साजिश है, जिसमें आने वाले दिनों में आपको हवाला कारोबार, पैसों के लेन देन से जुड़े हुए मामले या फिर बिजनेस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इस बात की आशंकाएं जो शिलोंग पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वो लगातार जुटा रहे हैं। और आज भी जो हमारी जानकारी शिलोंग से हमने ली है, जुटाई है, उसके मुताबिक इस केस में एक और बड़ा खुलासा होना फिलहाल बाकी है, जिसका इंतजार करना होगा। और अब तमाम जो किरदार हैं शरद जी, उनसे पूछताछ के बाद में इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश शिलोंग पुलिस करेगी, लेकिन इसमें कई और चीजें सामने आना बिल्कुल पीयूष, और खुलासे भी यहाँ पर दिलचस्प और चौंकाने वाले होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया। क्योंकि शिलोंग पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी से जब हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह कहा कि राजा को आखिर तक इस बात की भनक लग चुकी थी कि कुछ गलत हो रहा है। और क्या यही कारण है कि एकदम से आनन फानन में उस पर अटैक करने की या उसकी हत्या करने की योजना जल्दी बनाई गई? बहरहाल इस पर हम रवि अत्रोलिया जी से बात करेंगे, लेकिन मैं अभी ग्वालियर चल रहा हूं उमेश पाराशर की तरफ। उमेश, लोकेंद्र से जो पूछताछ हुई है या जो कहानी सामने आ रही है, किस तरह से और किस तरफ जाती हुई दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर ही शरद जी, जिस तरह से लोकेंद्र को गिरफ्तार किया है क्राइम ब्रांच ने और उससे पूछताछ भी की गई, तो सबसे पहले इनपुट ये है कि सबूत जो इन्होंने मिटाए थे उसके आधार पर पुलिस ने अभी इनको हिरासत में लिया है। अभी 3 घंटे का समय और बकाया है, जब शिलोंग पुलिस यहाँ ग्वालियर पहुंचेगी और उसके बाद उनसे पूछताछ करेगी रिमांड पर। बड़ा सवाल यही है कि सबूत मिटाने की कोशिश इन लोगों ने क्यों की? इन्होंने बतौर एक, जिस तरह से हम कहते हैं कि एक ब्रोकर की तरह घर उपलब्ध कराया। इंदौर में इनके पास काफ़ी बड़ा एरिया है जहां पर ये मिलकर घर वगैरह जिसको ज़रूरत होती है रेंट पर मुहैया कराते थे, लेकिन ये खुद षड्यंत्रकारियों में क्यों शामिल हो गए? देखिए, निश्चित तौर पर ही शरद जी, इसमें कुछ चैट भी सामने आए हैं। अभी चैटों का खुलासा नहीं हो पाया है। जब वो चैट पूरी तरह से सामने आ जाएंगे उसके बाद और भी इसमें इनपुट जुटाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार ये संपर्क में था और यही वजह कि इस तरह की घटना है उसमें इनका नाम भी शामिल हो गया। वजह ये बताई जा रही कि बैग में कुछ रुपए, गहने
भी रखे थे और इसके साथ एक पिस्टल भी रखी थी। तो शायद लग रहा है कि जो गहने और जो रुपए हैं वो इनके पास होंगे और उसके बाद जो सबूत थे वो कहीं ना कहीं मिटा दिए हैं। लेकिन अब इसकी पूरी तफ्तीश की जा रही है। जब पूरी शिलांग पुलिस यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद ही ये पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वजह क्या है, ये क्यों कड़ी दर कड़ी इनसे जुड़े रहे और कब से ये जुड़े हुए, ये सब पूरे सवाल हैं। इनके जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये मुरैना के एक छोटे से गांव अंबा में रहने वाले हैं लोकेन तोमर, और इनके पिता और माताजी अलग रहते हैं। ये गांधीनगर में इनका एक फ्लैट है जिसमें 105 नंबर इनका फ्लैट है, वहां लंबे समय से रहते थे और एक केबल का काम करते थे। लेकिन केबल में ज्यादा कमाई होती रही और उसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस है वो बढ़ाया और इंदौर की तरफ रुख किया। 3 साल हो गए जब ये इंदौर ग्वालियर छोड़कर इंदौर में गए और उसके बाद जो है धीरे धीरे कभी एक आध महीने में ये यहाँ आते, अपनी फैमिली के साथ रुकते और इसके बाद फिर इंदौर चले जाते। आसपास के लोगों का कहना है कि पूरी जो मल्टी थी उसकी जिम्मेदारी भी लोकेन तोमर के पास थी। ये इसके अध्यक्ष थे, इसकी देखरेख करते थे। तो कहीं लग नहीं रहा है कि इस तरह का कोई मामला हो, लेकिन लगातार जो है ये मामले सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शिलांग पुलिस इस पूरे मामले में क्या निकाल के लाती है। जी, लेकिन आपने जो तथ्य बताए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक छोटा सा केबल चलाने वाला एक व्यक्ति इतनी बड़ी हैसियत उसकी कैसे हो जाती है कि वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी पहुंच जाता है और वहां जाकर एक इतना बड़ा व्यक्ति बन जाता है। और ग्वालियर चंबल चूँकि कहानी जुड़ती है अपहरण से, अपराध से, तो हो सकता है कि ये षड्यंत्र जो है इसके पीछे लोकेंद्र तोमर की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। डॉक्टर वर्णिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की। बहुत स्वागत है उनका, मैं रुख करूंगा उनकी तरफ, लेकिन पहले रवि अतरौलिया जी। रवि जी, बहुत स्वागत आपका। एक छोटी टिप्पणी आपकी, बताइए जरा, हमको समझाइए कि क्या सिर्फ जैसा शिलांग पुलिस कह रही है कि प्रेम त्रिकोण का मामला नहीं है, इसके पीछे क्या कहानी है? क्या हवाला की कहानी है या कोई तथाकथित लेस्बियन एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है या कोई पुरानी दुश्मनी का एलिमेंट है या राजा को भनक लग गई थी? अब तो कई सिरे इसके जो हैं वो हमारे सामने हैं और शिलांग पुलिस भी ये दावा कर रही है कि बहुत जल्दी ही वो सारी कड़ियां सुलझाकर सामने आएगी। जी जी, बिल्कुल, शिलांग पुलिस की काबिलियत पर अब कोई शंका नहीं रह जाती है, जैसा कि पहले उठाई जा रही थी। शिलांग पुलिस ने बहुत अच्छा काम करके इस मामले को ब्रेक थ्रू किया है। जहां तक इस प्रकरण में मैंने पिछली मीटिंग में कहा था कि आखिर उद्देश्य क्या था उसको राजा को मार डालने का, तो ये अभी वाकई रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये जो जिस ढंग से ये लोग पकड़े जा रहे हैं, जिस ढंग से विशाल ने लोकेंद्र के बिल्डिंग का में एक फ्लैट सोनम के लिए दिलवाया था, सोनम वहां के रुकी थी और पता चला कि ये फ्लैट जो है वो सिलोम का था, जो वहां पे किराएदार रहता था, उसने रखा था। और फिर अब जो सोनम अपना काला बैग छोड़ के गई थी, जिसमें कहते हैं कि उसमें 50,000 रुपए थे, रिवॉल्वर थी, कुछ जेवर थे वगैरह वगैरह, ये सब उस बैग में था जिसको इन्होंने हटाया। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसमें जहां तक जो मैं सोचता हूं कि इसमें सिर्फ ये षड्यंत्र में सहभागी हो सकते हैं, लेकिन जो अपहरण जैसी बात अभी मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। कारण क्या है कि राज के और सोनम के जो संबंध थे, उन संबंधों की वजह से यह हत्याकांड हुआ है। अब ये अलग बात है कि राजा को शिलांग ले जाके जिस युद्धों तरीके से 3 लड़कों ने मारा है। अब ये एक और इसमें बात ये जुड़ती है कि जो लड़के पकड़े गए हैं वो कुछ यूपी के भी हैं, लोकेंद्र जो हैं वो यूपी के हैं। जिस तरह से उन्होंने इंदौर में आकर अपना व्यवसाय जमाया है ग्वालियर को छोड़ के, तो ये सब बातें शंकास्पद है। चूंकि ग्वालियर और भिंड गोहद के पास के जहां के ये रहना बताए जा रहे हैं, तो वो क्षेत्र तो इस चीजों के लिए है प्रसिद्ध कि अपहरण करो, फिरौती मांगो वगैरह वगैरह। तो एक ये बात भी हो सकती है खुल के, जब ये लोकेंद्र है, शिलोम है, बलवीर वगैरह जो है, इनसे जब अच्छी कड़ाई से पूछताछ होगी कि इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है अपहरण की। ये सीधा सीधा प्रेम त्रिकोण मामला होगा, लेस्बियन वाला मामला हो सकता है, या सेक्स से अतृप्त वाली स्थिति की बात हो सकती है। लेकिन अपहरण करके कोई फिरौती मांगने वाला की बात तो मेरे हिसाब से एक बैंक पुलिस अफसर अगर मैं सोचूं तो नहीं आता। हाँ, लोकेंद्र, शिलोम और बलवीर, इनका साक्ष्य मिटाने में योगदान हो सकता है। अब ये पोल खुलना बाकी है कि ये सोनम के कहने पे, विशाल के कहने पे, राज के कहने पे ये बैग जलाया गया है। तो ये अगर उनके कहने पे जलाया तो बात एक अलग है, लेकिन अगर इन्होंने सिर्फ इसलिए
कि चलो ये अपराधी पकड़ी गई, सिद्ध हो गई है, बैग मार दो, कोई अपनी शिकायत थोड़ी करेगा, वो भी सोचेंगे कि साक्ष्य मिट गई, और उन्होंने अपना हो सकता है सामान निकाल के उस बैग को चलाने की कोशिश की हो। मैं लौटता हूं, तो मैं अब ये लौटता हूं। जी। एफएसएल जांच से ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और महत्वपूर्ण बात ये भी है अतरौलिया साहब कि इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, 8 लोग अब तक सामने आ चुके हैं, यानी इसके पीछे, और ये सारे लोग साक्ष्य मिटाने का काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये ज़रूर कहीं आपराधिक पृष्ठभूमि और इनके तार आपस में जुड़े हैं। तो क्या एक गिरोह के माध्यम से इस पूरी आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसकी कड़ियाँ खुलेंगी। डॉक्टर वर्णिका शर्मा है हमारे साथ, उनकी तरफ मैं रुख करता हूँ। डॉक्टर वर्णिका, ये एक केस स्टडी भी है ये मामला, और शायद आने वाले वक्त में ये पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये मामला पढ़ाया जाए, इस पर फिल्म तो बन ही सकती है, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में, संगीन मामलों में फिल्म बनती है, और टेलीविज़न के जो क्राइम शो हैं उनका भी ये बहुत पॉपुलर थॉट होगा। लेकिन आप समाज को देखती हैं, समझती हैं, समाज की ये जो विकृतियां जिस तरह से उभर कर सामने आ रही हैं कि आज अरेंज मैरिज एक ऐसी मैरिज भी हो गई है कि जिसमें हम उसको थोप रहे हैं, और ये भूल रहे हैं कि ये समय 1980 नहीं है, 1990 नहीं है, जहां एक लड़की इच्छा ना होते हुए भी एक लड़के के साथ रह लेगी, एक लड़का इच्छा ना होते हुए भी लड़की के साथ रह लेगा। ये 2025 है, और यहाँ की लड़कियां और यहाँ के लड़के कितने बर्बर और हिंसक हो सकते हैं, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। जी, आपकी टिप्पणी। जी 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 बिल्कुल सटीक टिप्पणी ही दूंगी इस बात पे, और आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि बात यहाँ पे देखिए, बात अरेंज मैरिज, बात लव मैरिज, इन दोनों से ऊपर की बात ये आती है कि जो अभी का परिवेश चल रहा है उसमें हम अधिकार की बात बहुत खुल के करते हैं, चाहे वो कोई भी मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, अधिकार की बात खुल के करते हैं। पर जब बात दायित्वों की आती है तो बैकफुट पे जाने लगते हैं। अरेंज मैरिज की बात कदापि गलत नहीं है, इसी भारतीय परंपरा में सीता माता ने भी अरेंज मैरिज ही की थी, पर वहां पे भी उनको अपनी बात रखने का अवसर मिला था। अब मैरिज की पद्धति में बुराई नहीं है, हमको अपने उस बात को याद रखना है कि तभी भी अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता दी गई थी, और आज भी एक लड़की को, एक लड़के को अपने विचारों को रखने की बात या स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके विचारों को एक स्थान जरूर मिलना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सकें और आगे का जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चला सकें। बात इसकी है, बात मैरिज की पद्धति में तो भिन्नता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर यह बात जरूर ध्यान देनी चाहिए कि बच्चे अपनी बात, या जो विवाह कर रहे हैं युवक या युवती, अपनी बात खुल के रख सकें ताकि इस प्रकार की किसी दुर्घटनाओं को स्थान हम समाज में ना दे सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम शादी के बाद या विवाह के बाद होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस पे लंबा लंबा डिस्कशन करते हैं, पर विवाह के पूर्व होने वाली बातों को, जिसमें एक वाकई में एक कुटुंब में बैठ के एक स्पेस देके घर में लोगों को समझाना चाहिए, उन बातों पे गौर कभी नहीं कर पाते हैं। उस समय हम सब अपनी एक आइसोलेटेड दुनिया में, मोबाइल चलित दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने पारिवारिक जीवन को बहुत स्थान नहीं दे पाते हैं, और फिर इस तरीके का कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वर्णिका जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि काउंसलिंग की पद्धति पुलिस के पास भी है, न्यायालय भी काउंसलिंग करता है जब डाइवोर्स के मामले जाते हैं, और मनोचिकित्सक और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इसकी बात करते हैं। लेकिन एक शादी के पहले 2025 में घर में उसी पीढ़ी के समकक्ष कोई ऐसा व्यक्ति जो सोनम से 4 साल बड़ा हो, कोई लड़का या लड़की, वो ये नहीं पूछता कि तुम उदास लग रही हो, क्या कोई कारण है इसके पीछे। ये चीजें भी क्या इनकलकेट होनी चाहिए हमारे सिस्टम में, ये बड़ा सवाल है। जी, ये बड़ा सवाल है कि अगर उस समय पूछकर, यही ग्वालियर चंबल में एक दादा अपनी पोती की कनपटी पे रख के गोली मार देते हैं क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। इसके बीच में ये पता चलता है कि भारतीय समाज में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग में कोई सुनवाई का मंच नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई बात ला दी गई, थोप दी गई, तो वो थोप दी जाएगी। शादी करिए, सब ठीक हो जाएगा, बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, गोली मार देंगे नहीं तो। और बाद में जब ये क्राइम की घटनाएं बनती हैं तो हम डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, समाज पर चिंता,
कुछ दिनों के लिए व्यक्त करते हैं। छोटी छोटी टिप्पणी लेकर, वक्त कम है मेरे पास, मैं एक बार फिर ग्वालियर चल रहा हूँ। उमेश, इसको आरोपी को गिरफ्तार जो किया है, इसको कल पेश किया जाएगा न्यायालय में, रिमांड मांगेगी शिलांग पुलिस, कब तक आ रही है ग्वालियर? जी देखिए, निश्चित तौर पर ही 10 से 11 बजे के बीच में शिलांग पुलिस है वो ग्वालियर पहुंच जाएगी और उसके बाद निश्चित तौर पर ही जिस तरह से ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इनको गिरफ्तार किया है, इसीलिए पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड मिलेगा और ये प्रक्रिया है, तभी ये शिलांग पुलिस है वो यहाँ से इस लोकेंद्र तोमर को ले जा पाएगी। जिस तरह से हमने एसपी साहब से बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अभी सिर्फ हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो इनपुट इंदौर से मिले हैं उन्हीं के आधार पर इनको पकड़ा गया है और अब जो एसआईटी शिलांग पुलिस जब आएगी उसके बाद आगे का इनपुट बढ़ेगा। लेकिन देखिए सर, इसमें एक सीसीटीवी भी सामने आया है जो भी सिर्फ बंसल न्यूज पर सबसे पहले चलाया, जब क्राइम ब्रांच पुलिस इनको पकड़ के ले जा रही थी उस समय का फुटेज भी हमने बताया। इसमें एक और बात निकल कर आ रही है सर, जो इसके पिताजी हैं वो किसान परिवार से हैं और इनके साथ जब ये घटना हुई उस समय वो यहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ पीछे पीछे भागते हुए भी नजर आए, जो सीसीटीवी जिस तरह से हमने बताया। और जो क्राइम ब्रांच ऑफिस में भी उनके पिताजी पहुंचे, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद अब वो घर लौट गए हैं। देखो, कहा जा सकता है कि अब जब शिलांग पुलिस आएगी उसके बाद पूछताछ होगी और निश्चित तौर पर ही एक बड़ी कड़ी यहाँ पर खुलेगी कि जिस तरह से बिल्कुल वक्त बहुत कम है मेरे पास। रखा था जी वक्त बहुत कम है जी खुलासा होना जी अतरोलिया सर, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क आपका लेकर मैं आगे बढ़ूंगा कि अब इस मामले में हमको समाज का ये जो रवैया हम देख रहे हैं और जिस तरह से, क्योंकि अपराध समाज से ही निकलकर सामने आते हैं, तो ये जो केस हिस्ट्री है हमारे पास, इससे बहुत सारे सबक हैं जिससे समाज को भी सीखना है, पुलिस को भी सीखना है, न्यायिक प्रणाली को भी सीखना है, लेकिन सबसे पहले उस समाज को सीखना है जो कोई अंडरवर्ल्ड का अड्डा नहीं है। एक बहुत साधारण लड़की है सोनम, वो क्यों अपराधी बन रही है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी होगा। सर जी। सर, इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये इसलिए स्थिति बन रही है कि आज के भौतिक युग में अभिलाषाएं बहुत बढ़ गई हैं, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं और समाज की जो बेसिक चीजें थी जिसमें एक अच्छा स्वस्थ समाज बनता है उसके विपरीत ही आचरण के, जैसे कि आपने खुद कहा कि पहले शादी लव मैरिज होता था लेकिन अब ये कर रहे हैं लिव इन रिलेशन में, तो मतलब इतना हम बढ़ रहे हैं, तो अब उसमें कुछ नहीं कह सकता कि हम आपराधिक मानसिकता हमारे दिमाग में, इसलिए चाहे फिल्में हम देखते हो, आपराधिक फिल्में देखते हो, पोर्न फिल्म देखते हो, इन सब से हमारे दिमाग में एक जहर घुलता जा रहा है इस पीढ़ी में और हमें इस पीढ़ी को अब इस रास्ते से अगर हटाना होगा, पुलिस अपनी तरफ से प्रयास करेगी, सोसाइटी भी अपनी तरफ से प्रयास करे और न्यायालय ऐसे अपराधियों को ऐसा दंड दे कि जो एक उदाहरण बने। और इस मामले में फिर कह देता हूं आज कि एक केस एक आइडियल केस बन गया है सभी के लिए और इसमें जिस ढंग से साक्ष्य जुटाई गई है, जिसको कहते हैं कि अपना साइंटिफिक जो एविडेंस कलेक्ट की है, सर्कमस्टेंस एविडेंस कलेक्ट की है, ये इतनी कॉन्क्रीट हो गई है कि इसमें सजा होगी ही होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि शिलांग पुलिस की प्रतिष्ठा जुड़ी थी और मेघालय जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है, उन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया था कि कहीं ये हमारे ऊपर एक बदनुमा दाग ना बन जाए। और यही वजह है कि शिलांग पुलिस कुछ ऐसा रहस्य उजागर करेगी आने वाले कुछ दिनों में, जिससे ये बात बहुत साफ होगी कि ये सारी जो अपराध की योजना थी ये शिलांग में नहीं बनी थी, ये बनी थी इंदौर में, ये बनी थी ग्वालियर में या कहीं और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस जरूर है जो समाज को चौंकाता है और ये बताता है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था है, हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ दबे पांव हमारे भीतर अपसंस्कृति आ चुकी है। हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स अपराध के सिखाने के एक प्लेटफॉर्म्स बनते चले जा रहे हैं, इसलिए बनते चले जा रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू नहीं है। वैल्यू हम ले रहे हैं यूरोप की, लिव इन में रहिए, जीवन में शरीर ही सब कुछ है, रामायण गीता 5000 साल की पुरानी हमारी संस्कृति, ये सब हम भूलते चले जा रहे हैं। और इसके लिए नई पीढ़ी नहीं, उनके पहले की पीढ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है, जो डैड और मम्मी कहलाती है। और उनसे अब न गीता मिलती है नई पीढ़ी को, न रामायण मिलती है, न कुरान, न बाइबल, कई बातें हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मामला ज़रूर एक सबक के तौर पर समाज जितना याद रखेगा, तो सोनम
न एक अपराधी होगी, न राजा एक निर्दोष ऐसा व्यक्ति होगा जो भरोसे में मारा जाएगा। आप सभी का, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।